हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अपनी जो ये क्लास होगी ये राजस्थान ज्योग्राफी की। तो अपने ज्योग्राफी में जो पढ़ रखा है वो है, एक तो राजस्थान का सामान्य परिचय अपनों ने कंप्लीट कर लिया। फिर राजस्थान को जैसे नामकरण क्या था, सबसे पहले वेदों में क्या कहा गया था, फिर रामायण में क्या कहा गया था, नामकरण का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपनों ने देखा था कि राजस्थान की आकृति कैसी है, कुछ विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए है, वो अपनी हो चुकी है। उसके बाद अपने राजस्थान का विस्तार देखा। विस्तार के अंदर अपने राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात की थी, कौन कौन सी सीमाएं कहाँ लगती है, इंटरनेशनल और नेशनल जो भी सीमाएं थी वो अपने देख ली है। उसके बाद में अपने बात करते तो होती राजस्थान की स्थिति या लोकेशन की। उसमें अपनों ने अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा था पहले। फिर अपने करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनके बारे में बात की थी। उसके बाद अपनों ने स्टार्ट किया, दूसरा जो टॉपिक था वो था राजस्थान के भौतिक विभाजन। उसमें अपनों ने देखा था सबसे पहले भौतिक विभाजन किसने किया था, कितने भागों में थे। उसके बाद अपने हरिमोहन सक्सेना का जो भौतिक विभाजन था वो एकदम एक्सप्लेन से पढ़ा था। उसके बाद इसमें देखा था एक सामान्य वर्गीकरण था और एक कुछ साइंटिस्ट ने वर्गीकरण दिया था वो देखा था। उसके बाद अपनों ने देखा था राजस्थान की जलवायु को। जलवायु को भी अपनों ने अच्छे से एक्सप्लेन करके देखा था कि जलवायु होती क्या है, कैसे किस सिचुएशन को अपने जलवायु बोलते हैं, इस बारे में अपनों पढ़ा था। उसके बाद अपनों ने देखा था राजस्थान की मृदा कितने प्रकार की है, मृदा कैसी है, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा का वर्गीकरण था, ये अपनों ने देख लिया था। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि वाली क्लास अपनों ने कल कंप्लीट हो गई थी कि भाई कृषि कौन कौन से प्रकार की कृषि होती है, जो कृषि है उनमें जो किसमें पूछी जाती है वो कौन कौन सी है, कैसे याद करेंगे अपन को, वो देखा था। आज अपने स्टार्ट करेंगे वो है राजस्थान में पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन दोनों ही अगर अपने संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो आता है भाग 3 के अंदर, नहीं भाग 4 के अंदर। भाग 4 में है अपने संविधान के नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 48। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। इस अनुच्छेद में अपने को देखने को मिलता है कि सरकार कौन कौन सी नीतियां बनाती है जो पशु और अपने कृषि यंत्र है उनके लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इसी से रिलेटेड एक अनुच्छेद है 48, उसमें अपने उल्लेख मिलता है किसका, पशुपालन का। तो जो पशुपालन है वो अपने मान सकते हैं संविधान में कौन से भाग के अंदर है, भाग 4 के अंदर। और भाग 4 में होता है नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें अपने बात करते हैं, ये तो ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं है पढ़ने वाला। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पशु जनगणना है जो हर एक मतलब 10 साल के बाद पशु जनगणना होती है, और हाल फिलहाल जो पशु जनगणना हुई है उसके आंकड़े अपने को थोड़े से ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है संख्या 20वीं पशु गणना हुई थी उसके अंदर टोटल कितने पशु थे, तो उसमें 535.78 मिलियन पशु है। वो भारत के अंदर 20वीं पशु गणना के अंदर कितने, 535.78 मिलियन पशु, ये 20वीं पशु गणना के अनुसार आंकड़े हैं। और विश्व में सर्वाधिक मवेशियों की संख्या में जो देश है वो है अपना भारत देश, प्रथम स्थान पे। ये दो लाइनें हैं। पहली बात तो 20वीं पशु जनगणना हुई थी हाल फिलहाल, ये हुई थी, इसके अंदर भारत में टोटल अगर मवेशियों की या पशुओं की संख्या देखें तो कितनी हुए, 535.78 मिलियन। और ये विश्व में भारत है जो सर्वाधिक पशु मवेशियों की संख्या रखने वाला देश है। विश्व के टोटल 16% जो पशु है वो भारत में पाए जाते हैं, यानी 535.78 मिलियन टन है जो विश्व के 16% पशुओं की संख्या है। और ये संख्या सर्वाधिक है, इसलिए भारत में क्या है, सर्वाधिक मवेशी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान पे कौन आता है, द्वितीय स्थान पे आता है ब्राजील, और तीसरे स्थान की बात करें तो उसमें आएगा चीन। तो ये 3 देश अपने को याद रखने हैं। तो 20वीं जो पशु जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक पशु किसमें, भारत के अंदर। दूसरा स्थान आता है ब्राजील का, तीसरा स्थान आता है अपने चाइना का। अगर देखा जाए भारत के अंदर तो भारत के अंदर टोटल कितने, 535.78 मिलियन, और ये विश्व में सर्वाधिक है। इसके बाद बात करते हैं अपने राजस्थान की। तो राजस्थान है जो देश में पशुपालन की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे, क्योंकि अपने को राजस्थान पे फोकस करना है। और देश की, अब देखो भारत के अंदर विश्व के कितने थे, 16% थे। अगर बात करें राजस्थान में भारत के कितने परसेंट है, वो है 10.16%। राजस्थान में भारत की टोटल जो पशु है उनकी परसेंटेज निवास करती है।
और राजस्थान में भारत के टोटल जो पशु है उसमें से कितने, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत का तो पहला था, राजस्थान का भारत में दूसरा है। विश्व में दूसरा किसका, ब्राजील का। तीसरा किसका, चाइना का। अब इसी प्रकार देखा जाए, भारत में राजस्थान तो दूसरे पे है, लेकिन भारत में पहले पे कौन है, पहले पे आता है उत्तर प्रदेश। जैसे विश्व में भारत पहले पे, ब्राजील दूसरे पे, राजस्थान दूसरे पे और उत्तर प्रदेश पहले पे, ये है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से पशु है जिससे राजस्थान है जो भारत में पहले स्थान पे है। ठीक है, उसमें अपने बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ऊंट, और दूसरा है बकरी, तीसरा है गधे। इसमें राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पे। तीन पशु है, ऊंट, बकरी और गधे, जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे। देखो ये बोल रहा है क्या, राजस्थान भारत में कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे। लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पे, पहले पे। अब वो कौन कौन से हैं, वो तीन है। एक तो है ऊंट, दूसरा है बकरी, तीसरे कौन है, गधे। ये तीन है जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पे, प्रथम स्थान पे। और ये बात करें कुल पशु संपदा की, ओवरऑल पशु संपदा, तो उसमें आता है भैंस जो वंश है, उसमें राजस्थान कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे। अब राजस्थान की बात करें, जैसे अपने भारत में देखा टोटल कितने पशु संपदा थे, 535.78 मिलियन। इसी प्रकार अपने राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर टोटल कितने, 568.01 लाख है, या बोले 1.61% की क्या हुई है, यहाँ पे कमी हुई है। ये क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली पूछा भी गया था पटवारी वगैरह एग्जाम में, उसमें ये अभी आगे भी आएगा, ध्यान रखना इसको। 1.61% की कमी हुई है, यानी ये बात करें 2019 में जो पशु गणना थी, एक 20वीं पशु गणना हुई है, उनमें अगर पशु में कमी देखे तो कितने परसेंट की हुई है, 1.61% की क्या हुई है, कमी हुई है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद में अपने को देखना आगे। अब बात करते हैं राजस्थान में पशु में सर्वाधिक परसेंट कौन सा है, कितना है। अगर बात करें राजस्थान में सर्वाधिक कौन है, तो क्या है, बकरियां हैं। अब बकरियों के अपने को परसेंटेज भी ध्यान में रखने हैं। सर्वाधिक के परसेंट कितने हैं, 36। अब ये से याद रखना, क्या पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 36, तो सर्वाधिक भी कितने, 36। दूसरा देखते हैं गाय। गाय क्या है, 24.4%। सर्वाधिक तो क्या थी, बकरियां, कितनी थी, 36.6। सेकंड पे कौन आता है, गाय। गाय में क्या है, 24.4। फिर आती है भैंस। भैंस में क्या है, 24.1। उसके बाद आती है भेड़। भेड़ में क्या है, 13.9। दोबारा देखो, बकरियां कितनी है, 36.6। उसके बाद आती है सेकंड पे गाय। गाय में कितनी है, 24.4। तीसरे स्थान पे कौन आती है, भैंस। भैंस में क्या है, 24.1। चौथे पे कौन आती है, भेड़। भेड़ में क्या है, 13.9। ये था। अब राजस्थान में देश के कुल, ये भी आता लाइन, याद रखना। देश में जितनी भी गायें हैं उसका 7.24% किस में पाया जाता है, राजस्थान के अंदर। और देश के अंदर जितनी भी भैंस है उसका 12.47% राजस्थान के अंदर पाया जाता है। भाई राजस्थान, भारत में जितनी भी गायें हैं उसका 7.24% राजस्थान में, और भैंस का 12.47%। तीसरा आता है बकरियों का 14%, और चौथा आता है भेड़ का 10.64, और चौथा आता है ऊंट का। अब ये क्वेश्चन देखो, ऊंट कितने परसेंट राजस्थान में पाए जाते हैं, भारत के 84%। 84% ऊंट सिर्फ किस में पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बात करते हैं सकल घरेलू उत्पादन में कितना परसेंट योगदान है पशुपालन का, 13.44। ये लाइन भी ध्यान में रखना। मैंने अभी दो लाइनें बताई है, एक तो 19वीं से 20 में कितने परसेंट कमी हुई है, 1.61, और दूसरी बता रहा हूँ 13.44 जीडीपी में योगदान। ये 75% तो अपने को ध्यान है। राजस्थान की 75% जो आबादी है वो कृषि और पशुपालन पे डिपेंड करती है। बाद में बात करते हैं अपने पशु घनत्व की। पशु घनत्व कितना है,
166। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 166 तो कौन सी में, 20वीं के अंदर है। बात करें 19वीं के अंदर, 19वीं के अंदर पशु घनत्व कितना था, वो था 165। तो कितने परसेंट पता है, यहाँ 165 है, वहां क्या है 166 है। ये बढ़ोतरी हुई है, सीधी सी बात। ये लाइन ऐसी आती है और फैक्ट पूछते हैं ना, फैक्ट सही है गलत तो ऐसा दिया जाएगा क्या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, तो उसमें दी जाएगी लाइन क्या 19वीं जो पशु जनसंख्या घनत्व था वो 19वीं जनसंख्या से 20वीं में कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो उस हिसाब से मैनेज कर लेना। 19वीं में 165 था, 20वीं में क्या हो गया 166 हो गया। प्रति 1000 जनसंख्या पे पशुओं की संख्या कितनी है, 828। 828 क्या है, ये पशु लिंगानुपात मान लीजिए पुरुषों पे, जैसे अपने महिलाओं का और पुरुषों का लिंगानुपात निकालते हैं वो है, तो 828। अब ये 828 की तुलना आप ऐसे कर सकते हो कि राजस्थान के अंदर जो शिशु लिंगानुपात है ना वो कितना है 828, और पशु लिंगानुपात भी कितना है 828। अब बात करते हैं सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ था और सबसे कम पशु घनत्व कहाँ था। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मतलब मिलान के दिए जाते हैं, जैसे कॉलम ए में कुछ दिया जाएगा, सेकंड में कुछ दिया जाएगा, मिलान करने होंगे अपने, उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर कितने हैं 433, और सबसे कम अपने को पता है जैसलमेर होगा। अगर कम पूछे क्षेत्रफल के अलावा कहीं भी कम पूछ लिया जाए तो आंसर क्या जाना चाहिए जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर सबसे कम पशु घनत्व और कितना है 62। अभी एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो है कि जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर जो पशु घनत्व है 100 से क्या है कम है, बाकी सब में क्या होगा 100 से ज्यादा है, ये ध्यान रखना। और 400 से प्लस वाले कितने हैं, वो दो है, एक डूंगरपुर है, एक आएगा आगे बांसवाड़ा, ये दो होंगे जो क्या है 400 प्लस के। और अगर 100 से कम की देखा तो कौन है, एक है, कौन है जैसलमेर। फिर बात करते हैं सर्वाधिक पशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा, ये तो था क्या था पशु घनत्व। घनत्व में सबसे ज्यादा पहला कौन है बाड़मेर, कितने 435, और सबसे कम जैसलमेर कितने 62। बात करते हैं सर्वाधिक पशु जनसंख्या में, सबसे पहले पे कौन आएगा बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में कितने हैं 51.1 लाख। बाड़मेर में क्या है 51.1 लाख। सेकंड पे याद रहे नहीं रहे अपने को पहला याद रखना जरूरी है, बाकी याद रहे तो ठीक है। जोधपुर में कितना है 36.6, जयपुर में क्या है 29.7 लाख। और सबसे कम अगर पूछे जाए, अब न्यूनतम पशु संख्या पूछे कहाँ पे है धौलपुर में, और न्यूनतम परसेंट पूछ लिया जाए कौन से में, क्या घनत्व पूछ लिया जाए कौन से में, तो क्या होगा जैसलमेर में होगा। अब एक तो था अपने सकल मूल्य देखा था, ये क्या है सकल मूल्य वर्धन है। अब इसमें दो चीजें देखनी है, एक स्थिर कीमतों पे देखनी है, एक है प्रचलित कीमतों पे देखनी है अपने को। स्थिर कीमतों पे वैल्यू कितनी होगी 11.86, अगर प्रचलित की बात करें तो 12.59। यह है कि 2019 में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि, अब वृद्धि तो मैंने पहले ही बताई थी 165 से 166 हुआ, मतलब वृद्धि हुई है, तो किस में हुई है भैंस में हुई है। एक चीज देखनी है कमी की, अगर कमी पूछे, एक तो थी सर्वाधिक वृद्धि याद रखने किस में हुई है भैंस में, और सर्वाधिक कमी पूछे तो किस में हुई है, कितनी हुई है 71.3%, और भैंस में वृद्धि कितनी हुई है 5.5%। ये अपने को याद रखना था। उसके बाद एक चीज देखते हैं, ये याद रखने लाइन है, राजस्थान में ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है
प्रथम स्थान है। कितने परसेंट होता है? 47.98। राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान का ऊन उत्पादन में पहला स्थान है। और कितने परसेंट? 47.98। सेकेंड नंबर पे सर्वाधिक पशु किसमें पाए जाते हैं विश्व में? ब्राजील में। थर्ड पे चाइना। फर्स्ट पे कितने हैं? 535.78 मिलियन। ठीक है। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? दह से दुग्ध, दह से दूसरा। कितने? 14.44। पहला किसमें है? ऊन उत्पादन में। कितने परसेंट? 47.98%। अंडा उत्पादन में कौन सा है? 13वां, 2.00। ऐसे याद है ना, 2.00। अब 00 मतलब अंडा, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 13वां। इसलिए पॉइंटों में लिखिए वैल्यू। राजस्थान में मांस उत्पादन में 12वां, मांस में 12वां, अंडे में 13वां। अंडे में कितने परसेंट? 2.0 या 2.00। यहाँ है 2.46। ये तो थे नॉर्मल अपने को जो क्वेश्चन फैक्ट पूछे जाते हैं वो। अब अपने बात करते हैं पशु। पशुपालन में प्रमुख नस्लें देखेंगे कि गाय की कौन सी नस्ल है, क्या खासियत है, भैंस की कौन सी नस्ल है, क्या खासियत है, बकरी की कौन सी है, क्या खासियत है। ठीक है। पहली बात करते हैं अपने गाय की। तो गाय की अपने को देखें प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख नस्लें कहाँ कहाँ पाई जाती है और इन प्रमुख नस्लों की क्या क्या खासियत है, इस बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले है, ये हो क्या रहा है? गाय की पहली नस्ल कौन सी अपने पास? थार पाकर थारी, जिसको मल्लानी भी कहते हैं। अब ये थार पाकर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसलमेर साइड है ना, जो जैसलमेर का एक थार पाकर जिला है सिंध प्रांत का, उस इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? थार पाकर। और इसको थारी भी कहते हैं और मल्लानी। अब अपने बाड़मेर जालोर साइड वाला इलाका है जो मल्लानी कहलाता है। जैसलमेर से बाड़मेर अटैच है, सॉरी पाकिस्तान से जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका अटैच है, इसलिए वहां पे क्या कहलाता है इसको? मल्लानी। ये देखो, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंध पाकिस्तान से। मम्मी में बता रहा था, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें एक जिला है थार पारकर, वहां पे ये पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है थार पारकर। अब क्या हुआ? सिंध क्षेत्र में आने के कारण इसको एक नाम दिया गया था, वो है उजली सिंधी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी रिसेंटली पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था का उजली सिंधी है जो कौन सी किसकी नस्ल है। ये नहीं पूछा भाई किसकी है, तो उजली सिंधी अगर पूछा जाए किसका संबंध से है? गाय से। क्वेश्चन था उजली सिंधी का संबंध किससे, तो उसमें ऑप्शन था सी नंबर शायद गाय से। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी पाई कहाँ कहा जाती है, ये देखने वाली बात है। तो एक तो अपने को याद रखना जैसलमेर संभाग, कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, जालोर कितने गए, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी। ये अब जोधपुर ग्रामीण वापिस कैंसिल हो चुका है। मैंने ये नोट्स बनाए थे उस टाइम था, बाद में कैंसिल कर दिया सरकार ने। ठीक है, अपने को याद नहीं रखना। एक है बीकानेर, इसमें अपने को याद रखना 3B है 2J है। कैसे याद रखोगे? 3B 2J एक फलोदी है, ऐसे याद रखना। 3B 2J एक फलोदी। 3B कौन कौन से हैं? बीकानेर, बाड़मेर और बालोतरा। 2J कौन कौन से हैं? जोधपुर और जैसलमेर। और एक है नया जिला फलोदी। ये अपने को याद रखने। कितने है टोटल? 6 जिलों के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाती है? थार पारकर, इसका और नाम क्या है? थारी और मल्लानी। इसको सिंधी क्षेत्र में क्या नाम देते हैं? उजली सिंधी। ये याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं गाय की जो प्रमुख ये थार पारकर नस्ल है, इसके कुछ केंद्र बनाए गए हैं, प्रजनन केंद्र। तो ये कौन सा है? चांदनगाम। चांदनगाम का है? जैसलमेर। अब चांदनगाम की एक और खासियत है, क्या? यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक नलकूप पाया जाता है, चंदन नलकूप। इसी चांदनगाम के अंदर, जिसको क्या कहते हैं? थार का गड़ा कहते हैं, ये चंदन नलकूप में। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। किसकी? कौन से गाय की? और नाम क्या है? हाँ,
उसके बाद दूसरी नस्ल कौन सी है? राठी। यह क्या है? रेड सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का क्या है? संकरण है। ये तीनों से मिलके बनी है। कौन कौन सी है? रेड सिंधी, साहिवाल और थारपारकर। इन तीनों का संकरण करके किसको बनाया गया? राठी को। राठी को क्या कहते हैं? ये नाम याद रखना, कामधेनु। और ये किसके लिए फेमस है? डेयरी उद्योग के लिए। क्योंकि अभी आपको पता होगा, वैसे राठी गाय की निशानी क्या होती है पता? जो मतलब ये गाय है, इसमें यहाँ पे क्या है? नहीं है, कुबड़ नहीं है ना। जो राठी गाय होगी उसमें क्या होगा? कुबड़ होगा। ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं एक भाषा में? देसी गाय भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका बात करते हैं प्रजनन के अंदर। कहाँ है? नौर हनुमानगढ़। अब ये नौर हनुमानगढ़ है, सबसे ज्यादा पाई कहाँ जाती है? उधर जो बीकानेर संभाग वाला नाली बेल्ट वाला है ना, उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये वापस कैंसिल हो गया। यानी बात करें बीकानेर संभाग में कौन सी नस्ल पाई जाती है? राठी। अगर पूछ लिया है जैसलमेर संभाग में कौन सी नस्ल पाई जाती है? थारपारकर। ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे जो मैप में बना के दे देंगे, इसमें कौन से, इसमें कौन से, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भी ध्यान रखना। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है गाय की, वो कौन सी है? राठी है। इसके लिए इसका उपयोग कहाँ होता है? डेयरी उद्योग में। अब बात करते हैं एक और है राठी की, रेड सिंधी। जो अपने देखा था, राठी किसका मिश्रण है? रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर। तो बात करते हैं थारपारकर की, अपने देख ली थी। अब बात करते हैं रेड सिंधी। ये कहाँ की है? पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। रेड सिंधी कहाँ पाई जाती है? पंजाब हरियाणा। क्योंकि अब देखो, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वो किससे लगता है? गंगानगर हनुमानगढ़ से लगता है। और गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, चूरू में राठी पाई जाती है। फिर है साहिवाल। ये क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। और वो कौन सी थी? राठी किस कौन सी थी? राज्य की सर्वाधिक दूध देने वाली। पूछ ले, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहिवाल है। लेकिन साहिवाल में किसके गुण है? राठी के गुण है ना। ये राठी, साहिवाल से क्या बनाया अपनों ने? राठी बनाया। तो राठी राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली राठी गाय हो जाएगी। अब क्या है, दूध कैसा होता है इसका? सबसे मीठा दूध होता है। और सर्वाधिक दूध कौन देती है? साहिवाल। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मोटगोमरी, पाकिस्तान से हुई है। उत्पत्ति इसकी भी कहाँ हुई है? मोटगोमरी, पाकिस्तान। अब तक अपनों ने क्या देखा? 3-4 नस्लें देखी, उसमें 2 कहाँ की है? पाकिस्तान की। थारपारकर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान से। और बात करें साहिवाल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पाकिस्तान के मोटगोमरी से। अब तीसरी नस्ल अपने देखते हैं, मेवाती काठी या कोठी। कौन सी है? मेवाती काठी, कोठी। अभी इसकी खासियत क्या है? सबसे शक्तिशाली गाय होती है, मतलब लड़ने में वैसे सबसे क्या होती है? शक्तिशाली। कौन सी? मेवाती, राठी और कोठी। अब प्रजनन केंद्र क्या है? भरतपुर। आपने देखा होगा भरतपुर क्यों फेमस है? भरतपुर क्यों फेमस है? भरतपुर नहीं पता क्यों फेमस है? भरतपुर के अंदर आपने सुना नहीं होगा, मतलब डाकू ज्यादा रहते हैं, लड़ाई वाला रिस्क इलाका ज्यादा है। ये गाय कैसी है? शक्तिशाली। क्या है? लड़ाकू। और इसका प्रजनन केंद्र क्या है? भरतपुर। याद रखना ऐसे। अब क्षेत्र की बात करें, अलवर, भरतपुर, डी, खेरतल, तिराहा और बहरोड। कोटपुतली बहरोड वाला नहीं, बहरोड वाले तो पहले जयपुर वाला इलाका था, अब अलग हुआ। नहीं, बहरोड वाले नहीं है, जो मतलब उत्तर प्रदेश साइड लगता है ना, धौलपुर, भरतपुर वाला, संबल बीड़ वाला इलाका, वो लड़ाकू। बाकी नहीं, राजस्थान वाले सारे सही है। कौन सा है? अलवर, भरतपुर, डी, खेरथल, तिजारा और बहरोड। ये कहाँ की है? मेवाती। अब देखो एक चीज देखो, अलवर, भरतपुर और डीग वाला जो इलाका है उसको मेवात भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मेवाती वाला याद हो जाएगा अपने को। उसके बाद में चौथी नस्ल कौन सी है? सांचोरी। सांचोरी का प्रजनन केंद्र कहाँ है? सांचौर। अब सांचौर कहाँ है? ये जालोर। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और पाली के अंदर। सिरोही, उदयपुर, पाली और सांचौर और जालोर के अंदर कौन सी पाई जाती है?
सांचौरी नस्ल पाई जाती है। लेकिन इनका नाम नहीं पूछते, ऊपर वाले तीनों चारों के जिलों में पूछते हैं, क्योंकि इनके नाम मतलब अब देखो मेवाती वाले का क्या पूछेगा, उसको पता है मेवात वाले में कौन उप आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसके नाम नहीं पूछते। हाँ कांकरेज का जरूर पूछते हैं नाम, ये ध्यान रखना। कांकरेज क्या है, सबसे भारी नस्ल, सबसे ताकतवर कौन सी है, सबसे, हाँ, और सबसे अधिक दूध वाली देखे तो, और राज्य में राठी। अब बात करते हैं कांकरेज की उत्पत्ति कहां से हुई है, कच्छ का रण गुजरात, सर्वाधिक क्या है, भारी नस्ल है। उत्पत्ति कहां से हुई है, कच्छ का रण गुजरात। क्षेत्रफल कौन सा है, बाड़मेर और सांचौर जालोर सिरोही पाली, बाड़मेर सांचौर सिरोही जालोर पाली, इसे बाड़मेर सांचौर सिरोही जालोर और पाली 5 जिलों में पाई जाती है। प्रजनन केंद्र का है चौहटन बाड़मेर। ये चौहटन एक और चीज के लिए भी फेमस है, वह गोंद के लिए। अगर गोंद कहीं का फेमस है तो क्या है, चौहटन बाड़मेर का। ये अपने आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब उसके बाद में पढ़ने अपने मालवी। अभी क्या देखा था ऊपर, मेवाती था, अब क्या है मालवी। अब मालवा वाला इलाका कौन सा होगा, ये डूंगरपुर बाड़मेर वाला जो इलाका है ना, उसको क्या बोलते थे अपने, मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश कहते थे। उत्पत्ति कहां से हुई है, मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश से। अब देखो एक तो अपनों ने देखा पाकिस्तान से संबंध है, पंजाब से किसका संबंध था, रेड सिंधी का। उसके बाद अपने साहिवाल देखा, वो कहां से थी, मोटगोमरी पाकिस्तान से। उसके बाद अपनों ने देखा कांग्रेस कहां से थी, गुजरात से थी। इसके बाद अपने देखे मालवी कहां से, मध्य प्रदेश से। अब इसमें क्षेत्र आएंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इसमें आएगा हाड़ौती वाला क्षेत्र। अब हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ऐसे बोलो कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो ये कौन से में आते हैं, हाड़ौती में। अगर प्रजनन केंद्र, इसके प्रजनन केंद्र के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन, अभी मैं पता नहीं कौन सा एग्जाम देख रहा था, उसमें था क्या मालवी का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, वो है डग झालावाड़ के अंदर। याद रखना डग झालावाड़ के अंदर। कौन सी का है, हाँ छोटी होती है, हाँ मालवी वाली। लिख रहे हो क्या, उसके बाद है नागौरी। अब नागौरी कहाँ पाई जाती है, शिवालिक प्रदेश नागौर के अंदर। ये खींवसर के पास जो हनुमान बेनीवाल जी का गांव है ना, उसके पास की है। अब क्षेत्र की बात करें क्या है, नागौर। अब नागौर से अलग हो गए, क्या बन गया था, कुचामन डीडवाना वाला, तो ये हो गए। उसके बाद है जोधपुर और बीकानेर, चारों में पाई जाती है। अब नागौर में उत्पत्ति हुई है, नागौर के प्रजनन केंद्र भी कहाँ होगा, नागौर के अंदर होगा। ठीक है, नागौरी बेल क्या है, बोझ ढोने और कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है। पहले के किसान जो भी थे ना, जो बैल से काम करते थे, उनके पास कम से कम एक दो क्या होते थे, नागौरी बैल जरूर होते थे। उनको क्या काम था, भाई चारा वगैरह कुछ भी लाना ले जाना। गांव में तो इवन आज भी होते हैं, कभी गांव जाओ तो देखना ये नागौरी बैल आपको आज भी मतलब उनके गाड़ी वगैरह में काम में लेते हैं लोग। उसके बाद में बढ़ने बात करते हैं हरियाणवी नस्ल की गाय। अब हरियाणवी है तो संबंध कहाँ से होगा, हिसार रोहतक और गुड़गांव से, हिसार रोहतक गुड़गांव से। और पहले पंजाब हरियाणा में संबंध कौन से था, पहले भी आया ऊपर, पंजाब हरियाणा से संबंधित है ये, कौन सी, रेड सिंधी थी। रेड सिंधी से अपनों ने क्या बनाया था, राठी। और कौन सी मिलाई थी साथ में, थार पार्क। राठी की क्या खासियत थी, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय थी। बात करते हैं इसकी हरियाणा। अब हरियाणा से लगता है इलाका राजस्थान में कौन सा है, तो वह चूरू सीकर झुंझुनू हनुमानगढ़ वाला, भरतपुर सीकर नीम का थाना। ये जो हरियाणा से लगते इलाके राजस्थान में, उसमें कौन सी पाई जाती है, हरियाणवी नस्ल पाई जाती है। अब इसका भी प्रमुख केंद्र याद रखने वाला है, वह कुमेर डींग में। ये तो डींग, ऊपर वाला क्या था, अभी आया था डग था। डग में कौन सा है, मालवी का है डग में, और डिग में किसका, हरियाणवी का है। अब बात करते हैं गिर गाय। गिर कहाँ पे है,
गिरिराज प्रदेश गुजरात, गुजरात से एक और भी आई थी ऊपर, कच्छ के रण गुजरात से कांकरेज थी। और कांकरेज की क्या खासियत थी? हाँ, अब बात करते हैं गिर की। कहाँ है? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी पाई जाती है? गिर नस्ल की गाय पाई जाती है। अगर प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहाँ है? अजमेर के अंदर है। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? अजमेर। अब देखो बाकी अपने देखा जैसे गुजरात में थी, उसका प्रजनन केंद्र कहाँ था? गुजरात। हरियाणा वाली का कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन इसका कहाँ है? गुजरात की है, लेकिन कहाँ है? अजमेर के अंदर है। ये ध्यान में रखना। अब कुछ विदेशी नस्लें भी है गाय की, वो कौन कौन सी है? जैसे जर्सी। अब ये विदेशी जो नस्लें, इनका संबंध सीधा सा पूछा जाता है। का मतलब जर्सी का संबंध किससे है? आयरशायर का संबंध स्कॉटलैंड से है। होलिस्टीन का संबंध किससे है? नीदरलैंड से। ये है होलिस्टीन वाले, नीदरलैंड वाले, जिसमें मतलब गोल गोल चकते से होते हैं, व्हाइट और ब्लैक, वो ये। अब बात करते हैं जर्सी की। जर्सी की खासियत क्या है? कम उम्र के अंदर गर्भाधारण। ये टेक्नोलॉजी कहाँ की है? अमेरिका की। अमेरिका वालों की कौन सी है? जर्सी। जर्सी की खासियत क्या है? कम उम्र में गर्भाधारण वाली। ठीक है। दूसरी आयरशायर, कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। आयरशायर कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। क्या खासियत है? सबसे सुंदर गाय। अगर सबसे सुंदर गाय लेके आने, कौन से लेके आओ? आयरशायर। कहाँ से लेके आनी पड़ेगी? स्कॉटलैंड से। और सबसे कम उम्र में अगर मतलब दूध देना स्टार्ट कर दे तो कहाँ जाए? जर्सी के पास। कहाँ है? अमेरिका। और तीसरी देखे होलिस्टीन और फिजियन, कहाँ की है? नीदरलैंड की। अब ये है का गौमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र हिंगोनिया। हिंगोनिया गौशाला में क्या किया गया था? गौमूत्र से फिनाइल बनाने का जो कारखाना स्थापित किया गया। और ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ये ग्रामीण नहीं लिखना है। गौमूत्र से क्या बना है? फिनाइल। कौन सी गौशाला में? हिंगोनिया गौशाला के अंदर। कौन सी में? हिंगोनिया गौशाला में। क्या बना है? हाँ? जयपुर में ही है। हिंगोनिया गौशाला में क्या बना है गौमूत्र से? फिनाइल। और ये हिंगोनिया गौशाला कहाँ है? जयपुर में है। सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? पंथमेड़ा, सांचौर। और सांचौर में कौन सी नस्ल पाई जाती है? सांचौरी। सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? पंथमेड़ा, सांचौर। और गौमूत्र से फिनाइल का काम है हिंगोनिया, कहाँ है? जयपुर। उसके बाद में अपने दूसरी देखते हैं, कौन सी नस्ल? भेड़ की नस्ल। भेड़ की नस्ल का नाम याद करने की ट्रिक है। अब गाय की नस्ल अपने ने मतलब सारी देख रखी है, अपने को इजीली याद है, लेकिन भेड़ की नस्ल अपने को याद नहीं है। तो याद रख लेना, नाम सोचो बाबू मगर मारवाड़ी जैसा। नाम सोचो बाबू मगर मारवाड़ी जैसा। अभी अपने को पहले देखते हैं नस्ल कौन सी है। ठीक है। ना से क्या हो गया? नाली। सो से सोनाड़ी। चो से चनोथरिया चोकला। ये चनोथरिया चोकला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बा से बागड़ी। पू से पुगल। मगर से मगरा। मारवाड़ी से मारवाड़िया माल पूरी। जैसा से जैसलमेर। अभी जो मैं गाय के लिए बता रहा था ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिख रहे हो क्या आप साथ में? लगा क्या ना यार, उसमें है एक, उसके पास वो सिलेंडर पड़ा है, वो लगा देना। नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। किसके लिए है? कभी कभार अपने को ये होता है ट्रिक याद होती है, लेकिन है किसके लिए वो याद नहीं होता। ये किसकी नस्ल के लिए है? भेड़ों की ट्रिक है। ऑफिस का देख के ना यार, वो बंद है क्या शीशा? अगर नहीं हो तो बंद कर देना ऑफिस वाले। लिख लिया? क्या ट्रिक है? मारवाड़ी जैसा। ना से कौन सी होगी? नाली। सो से होगा सोनाड़ी। चो से होगा चनोथरिया चोकला। बा से होगा बागड़ी। पू से होगा पुगल। मगर से होगा
मगरा, मारवाड़ी या मालवाड़ी या मारपुड़ी हो गया, जैसा से जैसलमेरी हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा आता है, इसमें तो मैंने लिख रखे हैं सारे नाम, लेकिन जो नक्शा बना देगा उसमें जैसे ये वाला इलाका सीधा राउंड कर दिया, या ये वाला राउंड करके पूछेगा इसमें कौन सी नस्ल पाई जाती है, या ये पूछेगा नस्लों को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की तरफ सेट करो। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाली कहाँ पाई जाती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। आपने घग्गरिया सरस्वती नदी का नाम सुना है? घग्गरिया सरस्वती नदी वो कहाँ से कहाँ है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाले इलाकों में बहती है। और उसके मैदान को क्या कहते हैं अपने? नाली कहते हैं। अब भेड़ है कौन से इलाके में ज्यादा जाती है चरने? ये नाली बेल्ट वाले इलाके में ज्यादा चरने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नाली। तो नाली कौन से में? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। बात करते हैं चूरू सीकर झुंझुनू के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? शेखावाटी। चूरू सीकर झुंझुनू को बोलते हैं शेखावाटी। तो इसमें पाई जाती है शेखावाटी और चोकला। अब चोकला है इसको क्या बोलते हैं? छापर और मेरिनो भी बोलते हैं। चोकला का और नाम क्या है? छापर और मेरिनो। कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी के अंदर, इसलिए इसका एक और नाम क्या हो गया? शेखावाटी। एक है अजमेर और भरतपुर के अंदर, इसमें डीग और लिख लेना, ठीक है। अजमेर, भरतपुर और डीग में कौन सी पाई जाती है? बागड़ी। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी, ठीक है, इसलिए कौन सी होगी? बागड़ी। अब बात करते हैं दूदू, जयपुर, अलवर, टोंक, यहाँ कौन सी पाई जाती है? मालपुरी। जयपुर टोंक वाला जो इलाका है कौन सा वर्ग कहलाता है? मालवा इलाका, इसलिए कौन सी है? मालपुरी। अब एक चीज देखो, ये इलाकों पे है सारे नाम, क्यों है? क्योंकि भेड़ चराने वाले कौन से होते हैं सारे? मोस्टली भेड़ कौन चराता है? भेड़ कौन चराता है? किसान। और किसान क्या नहीं होते? मोस्टली पढ़े लिखे नहीं होते। तो नाम किस आधार पर रखेंगे? जहाँ रह रहे हैं उस इलाके के आधार पर उन्होंने क्या रख दिए? नाम रख रखे। कोई सा भी देख लो, ये बीकानेर और पुंगल वाला इलाका है, यहाँ कौन सी है? पुंगल है। जैसलमेर वाले में कौन सी है? मगरा है। अब बात करते हैं उदयपुर और नीचे वाला संभाग है, वहां कौन सी है? सोनाड़ी। ठीक है, ये एक याद रखना, बाकी सारों के क्या है? नाम नाम पे ही है। बनाओगे क्या नक्शा? नहीं बनेगा, छोड़ दो, मैं भी अब जाके सीखा हूं नक्शा बनाना। अब बात करते हैं एक नंबर पे कौन सी थी? नाली। नाम सोचो से क्या होगा? नाली। कौन से में? गंगानगर हनुमानगढ़ में। अब खासियत क्या है? ऊन का रेशा क्या होता है? लंबा होता है। तो अच्छी ऊन की अगर पैदावार लेनी है तो कौन सी नस्ल है क्या भेड़ की? नाली नस्ल। कहाँ पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। अब एक चीज देखो, रेशा क्या है? लंबा। लेकिन घग्गर में क्या है? लंबा। सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, कनेक्ट करके रखना, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सरस्वती या घग्गर नदी है। और घग्गर नदी में कौन सी भेड़ है? नाली। नाली में क्या लंबा है? उनका रेशा लंबा है, ठीक है। दूसरी कौन सी है? सोनाड़ी या चनोत्तर। सोनाड़ी या चनोत्तर मैंने बताया कौन से इलाके में पाई जाती है? उदयपुर संभाग में। अब उदयपुर में आता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूमगढ़। अब इसका अनुसंधान इसमें लिखना है भाई, अनुसंधान केंद्र इसका कहाँ है? गंगानगर के अंदर। नाली का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गंगानगर के अंदर है। बात करते हैं सोनाड़ी का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब इसकी खासियत क्या है चनोत्तर या सोनाड़ी की? जो चर रही होती है ना, तो उसके कान कहाँ लगते हैं? जमीन पे लगते हैं। मतलब क्या बड़े होते हैं? कान बड़े होते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चरणोत्तर बोलते हैं। नाम क्या है इसका? सोनाड़ी। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर संभाग के अंदर। अब ऐसे पूछ लेते उदयपुर संभाग का संबंध कौन सी नस्ल से? भेड़ की। तो कौन सी होगी? सोनाड़ी या चनोत्तर। चनोत्तर क्यों बोलते हैं? इसके कान क्या होते हैं? भूमि के स्पर्श करते हैं। तीसरी है चोकला। अच्छा, चोकला को और क्या नाम दिया था अपनों ने? शेखावाटी। शेखावाटी नाम क्यों दिया था? कहाँ पाई जाती है? चूरू सीकर झुंझुनू वाले इलाका में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम दिया था शेखावाटी। बात करते हैं इसके अलावा क्या नाम है? छापर और मेरिनो। छापर और मेरिनो ये थोड़ी सी क्या है? इंपॉर्टेंट है। चूरू सीकर झुंझुनू के अलावा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर। ये नीम का थाना क्या हो गया? पास में कर दो उसके बिल्कुल। अब चोकला का अनुसंधान केंद्र क्या है? बीकानेर के अंदर। ये है ना, टेबल पास में कर दो गेट के।
चोकला का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर के अंदर। कौन से में पाई जाती है? शेखावाटी इलाका में। कौन कौन से जिला आता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू और एक आता है बीकानेर। ठीक है। चोकला का अन्य नाम क्या है? शेखावाटी। एक और क्या है? छापर और मेरिनो। पहले मेरिनो के क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता था, आजकल जो पूछा जाता है छापर पे पूछा जाता है, क्योंकि मेरिनो अब सबको याद है। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली क्या थी? भेड़ थी, जिसकी तुलना किससे की गई है? अपने चोकला भेड़ से की गई है। मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। इसकी तुलना भारत की चोकला भेड़ से की गई है। फिर चौथी आती है भेड़ की बागड़ी। बागड़ी कहाँ पाई जाती है? अपने बताया बहरोड और अलवर वाला जो इलाका, वहां पे कौन सी पाई जाती है? बागड़ी। अब इसमें क्या है? 75% मुंह क्या होता है इस भेड़ का? काला होता है। कौन सी का? बागड़ी का। बैसे बागड़ी, बैसे ब्लैक। कितने परसेंट? 75%। फिर है पुंगल। पुंगल है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी। अनुसंधान केंद्र का है बीकानेर। अच्छा, बीकानेर एक पहले भी है, किसका अनुसंधान केंद्र है? चोकला शेखावाटी का। और नाम क्या है? छापर और मेरिनो। मेरिनो क्यों कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया की क्या है? भेड़ की नस्ल है। उसके बाद में बात करते हैं मगरा की। मगरा कौन से संभाग से संबंधित है? वे जैसलमेर वाले से। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और फलोदी। अनुसंधान केंद्र इसका भी कहाँ है? बीकानेर। तो अब तक अपनों ने देखा सबसे ज्यादा अनुसंधान केंद्र कहाँ है भेड़ के? बीकानेर के अंदर है। तो भेड़ का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर। अब इसमें क्या खासियत है मगरा की? सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ कौन सी है? मगरा। और सबसे बड़ी ऊन नाली की। अरे ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा अब तक। उसके बाद कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मारवाड़ में। मारवाड़ वाला इलाका कौन सा हो गया? जैसलमेर, जोधपुर वाला इलाका कौन सा था? मारवाड़ वाला इलाका था। ठीक है। अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? जैसलमेर और जोधपुर के अंदर है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें पाई जाती है? मारवाड़ी के अंदर। अगर गाय की पूछ ली जाए तो थार पारकर के अंदर थी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता थार। वैसे थार पारकर का संबंध पाकिस्तान के कौन से प्रांत से? सिंध प्रांत से। और थार पाकर से अपने कौन सी बनाई थी? राठी। सर्वाधिक प्राचीन नस्ल है और सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। मतलब भेड़ की जो सबसे ज्यादा संख्या में मिलती है वो कौन सी है? मारवाड़ी। और क्या है? सबसे प्राचीन नस्ल है। बात करते हैं कौन सी? मालपुरी। टोंक, अजमेर, जयपुर वाला इलाका कौन सा है? मालवा वाला इलाका। इसमें क्या है? मालपुरी। अनुसंधान केंद्र क्या है? जयपुर और टोंक के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं नस्ल को, क्या है? केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था है अविका नगर, मालपुर, टोंक के। मालवी जो नस्ल है उसको एक अनुसंधान संस्था है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था कहाँ की है? अविका नगर, मालपुर, टोंक में। इसने क्या किया? इसको विकसित किया है। किसको? मालवी नस्ल की भेड़ को। उसके बाद में बात करते हैं जैसलमेरी की। जैसलमेरी खासियत कहाँ की है? अब जैसलमेरी कहाँ की होगी? जैसलमेर की। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? जैसलमेर। कितनी आती है? 3 से 4 किलो। सर्वाधिक लंबी ऊन नाली। और एक देखा सर्वाधिक मांस
हम्म। अब कुछ तथ्यों की बात करते हैं। एक नाम आता है उणियों। अब ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं अपने कला संस्कृति में। कहाँ आते हैं? कला संस्कृति में, लेकिन है कहाँ के? पशुपालन से संबंधित। अब ये लिखा होता है उणियों क्या है? भेड़ का जो नर बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? उणियों। और उणी, भेड़ का जो मादा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? उणी। देखा है कभी? हाँ, अच्छा लगता है, प्यारा सा। हम्म। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था कहाँ है? अभी बताया था, अविका नगर कहाँ है? मालपुरा टोंक। स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और इन्होंने कौन सी नस्ल बनाई है? मालवी नस्ल। ये देखो ये आ गया। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर। और बीकानेर में सबसे ज्यादा क्या है? भेड़ अनुसंधान संस्था बीकानेर के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1965 में। अच्छा, हम 1965 में एक और चीज भी है, क्या हुआ था? 1965 के अंदर, 65 में हुआ, 71 में हुआ था, कुछ याद आ रहा है? युद्ध नहीं हुआ था? युद्ध, वॉर। एक है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का है जोधपुर। स्थापना कब हुई थी? अब इसको याद रखना, 7, 8, 9, 1900 तो आई। कौन सी को याद रखना है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड को। कौन सी है? 7, 8, 9। ये तो हो ही गया 62, ये 65 हो गया, ये 87 हो गया। भेड़ और बकरी का आहार क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? आइबो मिक्स। खोज किसने की थी? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू के द्वारा क्या किया गया था? सैफुद्दीन किचलू ने क्या किया? भेड़ और बकरी के आहार की खोज की। क्या नाम दिया था? आइसोबोमिक्स, आइबोमिक्स। केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? जयपुर के अंदर है। अविका कवच कार्ड योजना, ये कुछ योजना है। अविका क्रेडिट कार्ड और अविका क्रेडिट कार्ड और कवच कार्ड योजना। उद्देश्य क्या है? भेड़ रोग निदान के लिए। उद्देश्य क्या है? भेड़ रोग निदान के लिए। कब स्टार्ट की गई थी? 2004 से 5 में। 2004-5 में कौन सी योजना थी? अविका कवच कार्ड और अविका क्रेडिट कार्ड। यानी अविका योजना का संबंध पूछते हैं, सीधा कुछ नहीं देते। ये देते हैं अविका योजना का संबंध किससे? किससे? भेड़ के रोग निदान से संबंधित है। कब आई थी? 2004-5 के अंदर। इतना है? चलो फिर ठीक है, बाकी करेंगे अपने कल। थैंक यू सो मच बच्चों।